दोस्तों, महान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए महान आविष्कार आज हमारे जीवन को सुगम बनाए हुए हैं। फिर चाहे वो बल्ब का आविष्कार हो, बिजली की खोज हो या घातक बीमारियों के लिए परिष्कृत की गई वैक्सीन्स, इन सभी खोज और आविष्कारों के कारण ही आज का इंसान इतना फल फूल पाया है। इसलिए इन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों की महानता के बारे में हम सभी नतमस्तक हैं। परंतु क्या आपने एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सुना है जिन्हें एक ही समय में हीरो और विलन दोनों खिताब मिले हैं? शायद नहीं। इनसे मिलिए। ये है जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज हाबर। हाबर द्वारा की गई खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि यदि वो खोज ना होती तो आज इंसानों की संख्या भी इतनी अधिक नहीं होती, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंसान तो भूख के कारण ही मारे जाते। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण खोज के लिए हाबर को सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ भी प्रदान किया गया। परंतु इसके बावजूद भी हाबर को मिले नोबेल प्राइज़ का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। यहाँ तक कि हाबर की पत्नी ने भी अपने पति से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। भला इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या थे? चलिए आज के वीडियो में महान वैज्ञानिक फ्रिट्ज हाबर की जीवनी पर रोशनी डालकर उन कारणों की तह तक जाते हैं। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो आपने खेतों में ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। यदि आप किसान नहीं भी हैं परंतु पेड़ पौधे या बागवानी का शौक रखते हैं तो भी आपको गोबर की खाद की महत्वता के संदर्भ में जानकारी अवश्य होगी। दरअसल पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन नहीं है उस ज़मीन को बंजर ज़मीन कहा जाता है। नाइट्रोजन एमिनो एसिड का हिस्सा होता है और इसी से प्रोटीन का निर्माण भी होता है। पेड़ पौधों या कई फसलों को भोजन के रूप में खाने से यह नाइट्रोजन इंसानों और अन्य जीवों को भी मिलता है, जिससे हमारा शारीरिक निर्माण होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बार बार लगातार एक ज़मीन पर खेती करने से उस ज़मीन की सारी नाइट्रोजन पौधे सोख चुके होते हैं। अब ऐसे में वो ज़मीन बंजर हो जाती है और खेती के लिए फिर से नई ज़मीन तलाशनी पड़ती है। परंतु ज़मीन तो सीमित है, इसलिए पहले से मौजूद ज़मीन में ही नाइट्रोजन बढ़ाना इस समस्या का इकलौता समाधान है। इंसानों ने यह हजारों वर्षों पहले ही जान लिया था कि गोबर यानी जानवरों के शरीर से निकला अपशिष्ट जमीन में नाइट्रोजन बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। 18वीं शताब्दी तक तो कई देशों के बीच इस अपशिष्ट को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ तक हो जाती थी। असल में ये देश ऐसे द्वीपों के लिए एक दूसरे से लड़ते थे जिन द्वीपों पर भारी संख्या में पक्षी निवास करते हैं। पक्षियों का मल इन द्वीपों पर पिछले लाखों वर्षों से इकट्ठा हुआ मिल जाता था, जिसे नाइट्रोजन का बेहतरीन जरिया माना जाता था। ये मल बड़ा ही महंगा बिकता था क्योंकि उस समय से कृषि के लिए सबसे बेहतर समझा जाता था। परंतु इन द्वीपों पर जमा पक्षियों के मल का यह विशाल भंडार जल्द ही समाप्त होने लगा, क्योंकि इंसानी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और इस बढ़ती संख्या की भूख मिटाना मुश्किल हो रहा था। वर्ष 1872 में यह वैज्ञानिक गणना की गई कि आने वाले 30 वर्षों में हम फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन हासिल नहीं कर पाएंगे, जिस कारण फसल उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा और आधी इंसानी आबादी भूख के कारण ही मारी जाएगी। ऐसे में हर हाल में फसलों के लिए नाइट्रोजन को कृत्रिम रूप से बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इस प्रयास में जुट गए। खास बात यह है कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की कोई कमी है ही नहीं। हवा में करीब 78% नाइट्रोजन ही तो है, परंतु हवा की नाइट्रोजन उस रूप में है जिसे पौधे इस्तेमाल नहीं कर पाते। नाइट्रोजन के परमाणु बेहद अधिक मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और यदि फसलों के लिए कृत्रिम नाइट्रोजन बनानी है तो वैज्ञानिकों को नाइट्रोजन के परमाणुओं का बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता थी। इसके लिए भांति भांति के प्रयोग करके देखे गए। फ्रिट्ज हाबर नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने भी हवा के परमाणुओं से कृत्रिम नाइट्रोजन हासिल करने के प्रयासों में लगातार कई वर्ष बिता दिए और आखिरकार अपनी मेहनत का उन्हें बेहतरीन परिणाम मिला। वर्ष 1909 में उन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 500 डिग्री तक गर्म किया और एक तेज प्रेशर का इस्तेमाल करने से वो नाइट्रोजन के बॉन्ड को अलग करके अमोनिया बनाने में कामयाब हुए। इस अमोनिया में ही रासायनिक सुधार करके कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक, जिन्हें रासायनिक खाद या यूरिया कहा जाता है, हासिल किया गया। जब फसलों पर इस रासायनिक खाद का इस्तेमाल हुआ तो फसल उत्पादन में 4 से 6 गुना तक की वृद्धि हो गई। कुछ जमीन जिसे बिल्कुल ही बंजर समझा जाता था भी यूरिया के इस्तेमाल करने से लहलहाती फसल देने लगी। यानी हाबर साहब ने दुनिया को भूखे मरने से बचा लिया। यदि हाबर ये प्रयोग ना करते तो शायद ना आप होते और ना ही मैं, क्योंकि हमारे पूर्वज आज से 100 साल पहले ही भूख के कारण दम तोड़ चुके होते। देखा जाए तो हाबर साहब का एहसान पूरी दुनिया पर है। परंतु फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने फ्रिट्ज हाबर को एक हीरो नहीं
बल्कि विलन बना दिया। दोस्तों, यहाँ से इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अपने प्रयोगों के कारण हाबर साहब बेहद अमीर हो गए। अब उनका नाम सबसे मशहूर और अमीर वैज्ञानिकों में लिखा जा चुका था। आइंस्टाइन के साथ उनकी विशेष दोस्ती बन गई, परंतु आइंस्टाइन के विचार हाबर से बिल्कुल ही अलग थे। पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। आइंस्टाइन दुनिया पर थोपी जा रही इस जंग का विरोध करते, वही हाबर खुद को देशभक्त बताते और अपने देश यानी जर्मनी को अन्य देशों पर हमला करने एवं उकसाने वाले बयान देते। जब जर्मनी ने लड़ना शुरू किया तो बारूदी हथियारों की बेहद अधिक आवश्यकता पड़ी। आपको बता दूं कि अमोनिया से सिर्फ उर्वरक ही नहीं बल्कि विस्फोटक पदार्थ भी बनाया जा सकता है। हालांकि शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है, परंतु अगर यह किसी फ्यूल या ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आ जाए तो भयानक तबाही मच सकती है। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने पर भी इस पदार्थ में विस्फोट हो सकता है। जितनी बड़ी मात्रा में यह रसायन मौजूद होगा, धमाका उतना ही भयानक होगा। वर्ष 2020 में जो बैरूत में भयानक धमाका हुआ था, वो भंडारित किए गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण ही हुआ था। खैर, जब जर्मन सेना को बारूद की जरूरत थी तो हाबर साहब ने अमोनिया के जरिए ही विस्फोटक बनाने की पेशकश की, जिसे जर्मन सेना ने तुरंत मान लिया। हालांकि आइंस्टाइन ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि जिस पदार्थ को दुनिया की भूख मिटाने के लिए बनाया गया है, उस पदार्थ से तुम लोगों की जान कैसे ले सकते हो। किंतु हाबर साहब नहीं माने और कुछ समय में ही उन्होंने जर्मनी के हाथों दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार दे दिया, जिससे जर्मनी को बड़ी सफलता मिली। परंतु एक वैज्ञानिक खेमे में हाबर को लेकर नाराजगी भी छा गई। वहीं हाबर साहब इस दौड़ यानी लोगों की जान लेने में इतनी आगे निकल गए कि वो सिर्फ अमोनिया से विस्फोटक बनाकर ही नहीं थमे, बल्कि उन्होंने कुछ अन्य किस्म के गंभीर रासायनिक हथियार भी बनाए। अप्रैल 1915 में उन्होंने क्लोरीन का इस्तेमाल एक जानलेवा गैस के तौर पर कर दिखाया। उसी महीने 22 तारीख को शाम के महीने दुश्मन सेनाओं की ओर हाबर साहब द्वारा बनाई गई हजारों सिलेंडर जहरीली गैस छोड़ी गई। ये गैस हवा से 2.5 गुना भारी थी, जिस वजह से जमीन में मौजूद सुरंगों के भीतर भी घुस गई। जिस किसी भी सैनिक ने इस गैस में एक बार भी सांस ली, वो सैनिक तुरंत तड़प तड़प कर मारा गया। यहाँ तक कि गैस छोड़ते वक्त खुद जर्मनी के कई सैनिकों का दम भी घुट गया। जहरीली गैस तुरंत फेफड़ों में जम जाती, जिस कारण फेफड़ों में पानी भर जाता और व्यक्ति एक एक सांस को तरसने लगता। यदि आप किसी को गोली मारते हैं तो केवल गोली खाए व्यक्ति की ही मरने की संभावना होती है। वहीं बम विस्फोट भी एक निश्चित इलाके को ही तबाह करता है, परंतु इस तरह के गैसीय हथियारों की तबाही अनिश्चित है, क्योंकि ये गैस पूरे वातावरण में घुल जाती है। सैनिकों को मारने के लिए छोड़ी गई जहरीली गैस लंबे इलाके तक फैली और अनेकों आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा सिद्ध हुई। गैस का प्रभाव लंबी दूरी तक फैलते हुए कुछ कम अवश्य हो गया, परंतु समाप्त नहीं हुआ। अगले कई महीनों तक लोग सांस संबंधी बीमारियों का शिकार होकर मरते रहे। वहीं हाबर ने अपनी सफलता पर बहुत बड़ा आयोजन करते हुए पार्टी की एवं जश्न मनाया, परंतु दूसरी ओर सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों तक की हत्या का दोष उनके सर पर था, जिसे वो अपनी कामयाबी समझ बैठे थे। अपनी पार्टी खत्म करके जब हाबर साहब सोने चले गए तो उसी रात उनकी पत्नी क्लारा ने खुद को गोली मार ली। क्लारा के एक मित्र ने क्लारा की आत्महत्या का जिम्मेदार उनके पति यानी हाबर को ठहराया। क्लारा के मित्र के अनुसार क्लारा अक्सर कहती थी कि उनके पति वैज्ञानिक से शैतान में बदल गए हैं। केमिकल हथियारों के प्रति उनका लगाव पागलपन तक बढ़ चुका है। जो व्यक्ति कभी लोगों के पेट भरकर खुश होता था, आज लोगों की जान जाने का जश्न मना रहा है और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वहीं पत्नी की जुदाई का गम भी हाबर साहब को बदल नहीं पाया। क्लारा की आत्महत्या के बाद भी वो केमिकल हथियारों पर रिसर्च करते ही रहे और अनेकों घातक हथियार निर्मित किए। वर्ष 1918 में उन्हें अपने प्रयोगों के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया, परंतु उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाने का विरोध भी एक बड़े तबके ने किया। 29 जनवरी वर्ष 1934 में 65 साल की आयु में हार्ट अटैक के कारण फ्रिट्ज हाबर का निधन हो गया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके एक प्रयोग ने आज पूरे विश्व के अन्न की आवश्यकता पूरी की। हमारी टेबल पर रखी रोटी हाबर साहब के प्रयोग की ही देन है, परंतु लोगों की हत्या करने के लिए की गई उनकी खोज उनकी सारी अच्छाई पर पानी फेरती हुई दिखाई देती है। हालांकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए किया। जिस तरह से एक सैनिक का धर्म लड़ना और दुश्मन सैनिक को मार गिराना होता है, उसी प्रकार से हाबर साहब ने भी अपना जीवन एक सैनिक की भांति जिया। उन्होंने जो भी हथियार बनाए थे अपने देश के दुश्मनों को कुचलने के लिए ही बनाए थे। इस नज़रिए से देखें तो हाबर साहब फिर से हीरो दिखाई देते हैं। वैसे आपका क्या सोचना है? क्या आप फ्रिट्ज हाबर को एक हीरो मानेंगे या विलन? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।